देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीजी ट्रेडर सेल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2022 सेल्स जर्नल फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2022 360,000 सेल्स जर्नल में कंपनी की टोटल सेल्स होती है उसकी वैल्यू दी हुई है सेल्स रिटर्न जर्नल फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2022 13,300 Trade receivables at 1st of August यस सर। 2021, 28,500. Provision for bad debts at 1st of August 2021, 1140. Cash book extract from 1140। totals for the year ended 31st July 2022. कैश बुक का टोटल दिया हुआ है कैश बुक जो है उसमें डिस्काउंट अलाउड कितना था रिसीवेबल्स को कितना डिस्काउंट दिया कैश पर सेल्स कितनी करी और बैंक में जो पैसा आया ना यानी कि रिसीवेबल है जो बैंक में चेक के थ्रू पैसा दिया वो कितना दिया और क्रेडिट साइड पर डिसऑनर्ड चेक है यानी कि किसी ने मुझे चेक दिया था लेकिन जब मैं वो चेक कैश करवाने गया पहले मैंने एंट्री पास कर दी थी बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बट फिर बैंक ने बताया कि इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है या चेक पे कोई मसला है तो मुझे रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है उसको हम डिसऑनर्ड चेक कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है $900 of trade receivables were written off as irrecoverable debts on 31st July 2022. There were no other irrecoverable debts during the year. ये वो अमाउंट है जो बैड डेट्स की अमाउंट The provision for doubtful debts is to be set at 4% of trade receivables at 31st of July 2022. 4% का मुझे रिसीवेबल्स का प्रोविजन फर्दर बनाना होगा रिक्वायर्ड पहला पार्ट क्या है प्रिपेयर दी फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2022 वेयर अप्रोप्रिएट शो द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1st ऑफ अगस्त 2022 सबसे पहले मुझे सेल्स का अकाउंट बनाना है सबसे मुझे पहले सेल्स का अकाउंट बनाना है सेल्स का जो अकाउंट होता है उसमें टोटल सेल्स आती हैं उसमें जितनी भी हमारी सेल्स है चाहे वो कैश पर हुई हो चाहे वो क्रेडिट पर हुई हो सारी सेल्स की अमाउंट आती है तो हमारे पास सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम सेल्स जर्नल देखते हैं ना सेल्स जर्नल में 360,000 दिया हुआ है सेल जर्नल एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और इसका टोटल पूरे साल की क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है सेल्स जर्नल से डबल एंट्री पास होती है रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट तो हमारी जो सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट है सेल्स के अकाउंट में एक तो यहाँ पर आएगा रिसीवेबल और उसका अमाउंट आएगा इस रिसीवेबल का अमाउंट आएगा 360,000 ये वो वाली सेल्स है जो मैंने क्रेडिट पर करी है ये वो वाली सेल्स है जो मैंने क्रेडिट पर करी है और फिर कैश बुक में मेरे पास कैश सेल्स 17,000 आ रही है कैश बुक जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी है और डबल एंट्री के लिए भी यूज होता है कैश बुक में डेबिट साइड पर 17,000 नजर आ रहा है इसकी डबल एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट तो कैश सेल्स जो है ना वो मेरी 17,000 है और इस तरह से मेरी जो टोटल सेल्स है जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए इस तरह से मेरी जो टोटल सेल्स है जो कि 377,000। ये वो 377,000 ये अमाउंट कहाँ जाती है ये इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है और हमारा इस तरह से सेल्स का अकाउंट क्लोज हो जाता है इसकी जो डबल लाइंस हैं उसमें 377,000 आएगा और जो दो एंट्रीज हैं उसमें से एक आपकी क्रेडिट सेल्स की है एक आपके पास कैश सेल्स ये क्रेडिट सेल्स है जो हमें सेल्स जर्नल से टोटल मिलता है और ये कैश सेल्स है जो हमने कैश पर चीजें बेची हैं और इसका टोटल यहाँ से डेबिट होकर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट पर चला जाता है सेल्स का अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ठीक है जी ये पहला क्रेडिट। अकाउंट इसमें कोई मसला है नहीं सर, नहीं सर। सही है दूसरा अकाउंट आपका सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट है सेल्स रिटर्न का मतलब ये है कि किसी को मैंने चीजें बेची लेकिन उसको पसंद नहीं आई उसने वो चीजें मुझे वापस कर दी उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं जब सेल्स होती है तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है और जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है तो अब मैं सेल्स रिटर्न का टी अकाउंट बनाता हूँ सेल्स रिटर्न का जब मैं टी अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं सेल्स रिटर्न लिखूंगा ठीक है और मेरे पास जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें मुझे ये बताया हुआ है कि कितनी सेल्स रिटर्न है
सेल्स रिटर्न्स का जो जर्नल है उसमें कंपनी के पूरे साल की टोटल सेल्स रिटर्न होती है और उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 13,300 रुपये। डबल एंट्री पास हुई होगी, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर रिसीवेबल आ क्रेडिट। जाएगा। मैं डेट वगैरह को इग्नोर कर रहा हूँ, 13,300। और साल के एंड में ये अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाता है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट करेंगे और इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे तो 13,300 यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये अकाउंट भी जो है वो 13,300 पर बैलेंस हो रहा होगा इस तरह से। ठीक है जी, दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगला जो अकाउंट बनाना है वो है मेरा रिसीवेबल्स का अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनको मैंने क्रेडिट पर चीजें बेची होती हैं और वो मुझे पैसे देते हैं बाद में। रिसीवेबल्स का टी अकाउंट अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है। अब हमें रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बनाना है। रिसीवेबल्स जो है वो करंट एसेट्स है। रिसीवेबल्स जो है वो करंट एसेट्स है, इनका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन भी हो सकता है। ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि ओपनिंग या साल के शुरू में इनसे कितना पैसा लेना था। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एट 1 अगस्त 2021 28,500। यानी कि जब ये वाला स्पेसिफिकली साल शुरू हुआ तो मुझे रिसीवेबल से 28,500 रुपए लेने थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका मुझे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। मैं अपने पास यहाँ पर हेडिंग डालूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, एसेट है इसीलिए ब्रॉट डाउन जो है वो डेबिट साइड पर आ रहा है और उसकी अमाउंट होगी 28,500, 28,500 या ऐसे ही दी हुई है। अच्छा, फिर हमारे पास रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आएगी और उसका सेल्स रिटर्न का अमाउंट आएगा, कैश सेल्स नहीं आएगी। तो अगर मैं रिसीवेबल्स का टी अकाउंट कंप्लीट करूं, सेल्स जो करी है रिसीवेबल्स को वो 360,000 की करी है, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो हमारे पास ये रिसीवेबल्स का अकाउंट है, इस पे मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगा और मैं 360,000 लिख दूंगा। उसके 3,000। बाद हमने जब से मुझे मेरे कस्टमर ने सेल्स रिटर्न करी, सेल्स रिटर्न 13,300 की है, डबल एंट्री पास हुई होगी, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर सेल्स क्रेडिट। रिटर्न की अमाउंट आएगी 13,300। ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल से अगर कोई उनको डिस्काउंट अलाउ किया है तो डबल एंट्री पास होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आएगा और ये 6,500 आएगा। और इन्होंने जो पैसे मुझे दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने मुझे 335100 रुपीज दिए हैं। अगर इन्होंने मुझे 335100 रुपीज दिए हैं यानी कि इनसे पैसे मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और रिसीवेबल्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ होगा। तो इन्होंने जो मुझे पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर मैं बैंक लिखूंगा 335100 लिखूंगा। अगर कोई डिसऑनर्ड चेक होता है, अगर कोई डिसऑनर्ड चेक होता है तो रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर बैंक आएगा और यहाँ पर 4,000 आएगा। ठीक है। सर उस सर जी आपने बस। बैंक क्रेडिट क्रेडिट पे भी लिखा हुआ है और डेबिट पे भी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? जब रिसीवेबल हमें पैसे देता है, जब रिसीवेबल से हमें पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने क्रेडिट शो किया है, ये जब रिसीवेबल से मुझे पैसे हासिल हुए, पैसे मिले, रिसीवेबल्स यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने जिनसे मुझे पैसे लेने थे उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और रिसीवेबल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन उसमें से अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाए, अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाए यानी कि मुझे वो चेक मिला था, मैंने रिसीवेबल का बैलेंस कम कर दिया था, बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, या बैंक ने रिफ्यूज कर दिया मेरे अकाउंट में पैसे ऐड करने से, तो मैं उसको रिवर्स करूंगा। जब मैं रिवर्स करूंगा तो रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये जो है ना, क्रेडिट होगा। ये डिसऑनर्ड चेक के केस में होता है। ये कब होता है? जब कोई चेक डिसऑनर्ड हो, डिसऑनर्ड चेक होगा ना तो फिर ये होगा। और दूसरा वाला जो यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है, ये तो जब मैं रिसिप्ट करूंगा यानी कि मुझे रिसीवेबल से पैसे मिलेंगे तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। तो डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट जो है ना वो डेबिट साइड पर रिसीवेबल्स के अकाउंट में शो हो रही होती है।
ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने इनको ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स करी है वो सारी चीजें भी लिख ली। अच्छा, नीचे लिखा हुआ था $900 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डेट ऑन 31st ऑफ जुलाई। यानी कि एक ₹900 का बेड डेट है। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, इसकी डबल एंट्री पास होती है। तो मैं यहाँ पे बेड डेट लिखता हूँ और बेड डेट मेरा जो है वो ₹900 का है। यानी कि ये ₹900 वो है जो मुझे अब हासिल नहीं होंगे, मेरा बेड डेट हो गया। ये पैसे मुझे किसी लिहाज से हासिल नहीं होंगे। अब मैं अपने रिसीवेबल के अकाउंट को बैलेंस कर लेता हूँ। रिसीवेबल के अकाउंट को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो मेरी डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है, मेरी डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 392,500। और मेरी क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंस कैरी डाउन, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें से एक, दो, तीन और चार, ये चारों चीजें माइनस होंगी। 36,700, 36,700 मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है। और ये अगली बार का बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। जो एक साल का बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगली बार का बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। जो एक साल का ब्रॉट बैलेंस डाउन होता है। है वो अगली साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। तो ये रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना था। अच्छा, रिसीवेबल्स के बाद आपने भी कुछ और अकाउंट्स बनाने हैं। अगला जो अकाउंट आपने बनाना है ना रिसीवेबल्स के बाद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसीवेबल्स के बाद आपने बनाना है इररिकवरेबल डेट्स का, यानी अकाउंट, इररिकवरेबल। और प्रोविजन का अकाउंट। ठीक है, इररिकवरेबल डेट्स यानी कि बेड डेट्स का अकाउंट बनाना है, और प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। ये और दो अकाउंट्स बनाने हैं। तो इररिकवरेबल डेट्स या बेड डेट्स का अकाउंट बड़ा सिंपल है, एक ही एंट्री है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इररिकवरेबल डेट्स का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम टॉप पर अगेन यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग इस बार हमारे पास जो है वो बेड डेट्स होगी, यानी कि इररिकवरेबल डेट्स होगी। अच्छा जी, बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स की हम अपने पास हेडिंग डालेंगे, और यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया। अच्छा जी, बेड डेट्स भी कह सकते हो, रिकवरेबल डेट्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। इसकी डबल एंट्री होती है बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो यहाँ पर रिसीवेबल्स लिखेंगे, रिसीवेबल्स जो है उसमें से ₹900 के रिसीवेबल्स बेड डेट हो गए, और ये अमाउंट भी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे 900, और इसको फिर हम कर देंगे क्लोज। तो ये भी 900 है, ये भी 900 है, और इन दोनों को मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है जी। अब फाइनली हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? अब फाइनली हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाना जो है ना, वो भी इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। आप टॉप पर यहाँ पर लिख दें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। इसका हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे प्रोवाइडेड है। सवाल में लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 1 अगस्त 2021 यानी कि ओपनिंग जो हमारे पास प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो 1140 का है। उसके बाद आप क्लोजिंग ढूंढते हो। जब आप ओपनिंग आपको दिया हुआ है ना, अब आप कैरी डाउन ढूंढोगे। कैरी डाउन कैसे ढूंढोगे? सवाल में लिखा हुआ है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी सेट एट 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 जुलाई 2022। सवाल ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का जो अमाउंट होगा वो रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है 31 जुलाई का उसका 4% होगा। तो जो 4% निकलेगा वो कैसे निकलेगा? आपने रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाया है, रिसीवेबल्स के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है बताओ? रिसीवेबल्स के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 36,700 है। 700। रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाया है, उसका क्लोजिंग बैलेंस 36,700 है। आपको यूं लगता है कि इसमें से 4% लोग पैसा नहीं देंगे, तो आप इसका 4% कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 36,700 इंटू 4%। 36,700 इंटू 4%। 36,700 का अगर हम 4% लेंगे तो वो 1468 आता है। अब प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो रही है? पहले 1140 थी, अब 1468 हो रही है। यानी कि जितने का इंक्रीज है, अगर इंक्रीज है तो वो यहाँ पे लिखा जाता है 328 का इंक्रीज है, और ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है।
याद रहे कि अगर प्रोविजन में इंक्रीज है, अगर प्रोविजन में इंक्रीज है तो वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट होता है। प्रोविजन में अगर कोई इंक्रीज है तो वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट होता है। अगर मैं प्रोविजन फॉर होता है। डेबिट के अकाउंट की डबल एंट्री भी पास कर दूं तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुआ होगा, इनकम स्टेटमेंट 328 से डेबिट हुआ होगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट जो है वो 328 से क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से इस डेटा से रिलेवेंट जितने भी अकाउंट्स थे वो बनते हैं।